दोस्तों, आज़ादी के 76 सालों बाद भारत आज दुनिया के साथ अपने रिलेशंस के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ है और 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद से लेकर के आज तक पूरे विश्व में जितना भी हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा का बदलाव आ चुका है। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाइपोलर वर्ल्ड से लेकर के कुछ समय तक के अमेरिकी यूनिपोलर और आज के समय तक के मल्टीपोलर वर्ल्ड का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा और फिर से चीन और अमेरिका के कोल्ड वॉर ने आज के समय में बाइपोलर वर्ल्ड जैसे सिचुएशंस को फिर से क्रिएट कर दिया, जहां हर मोड़ पर भारत की फॉरेन पॉलिसी टेस्ट हो रही है। आज के समय की इतनी शोर भरी दुनिया में भारत को अपनी यूनिक फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने के साथ साथ राष्ट्रहित में अपनी फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडिया के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के मूल सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी बाइपोलर से यूनिपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड से निकल के मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को यूनिक और इंडिपेंडेंट बनाए रखने में कामयाब रही है और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां भी सामने आई हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality. The world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. I really don't see the basis for your question. And India is taking us on board. India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. I personally want to thank you, the people and government of India. दोस्तों, हमारी स्वतंत्रता को 76 साल हो गए हैं और आज़ादी के बाद पहले दिन से ही भारत की विदेश नीति इंडियाज फर्स्ट की रही है, जहां भारत अपने हितों को प्राथमिकता देकर चलता रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन का यह एक बेसिक सा सिद्धांत है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है और भारत ने भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इसी सिद्धांत को फॉलो किया है। दोस्तों, आज के समय में भारत की वैश्विक स्तर पर एक अलग और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। अगर हम आजादी के तुरंत बाद देखें तो भारत को कोल्ड वॉर का सामना करना पड़ा, जहां पर दुनिया बाइपोलर होकर दो गुटों में बट रही थी। मतलब पूरा विश्व सोवियत यूनियन और अमेरिका में से किसी एक पक्ष में शामिल हो रहा था, लेकिन भारत ने किसी भी गुट को ज्वाइन ना करके सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे नए नए आजाद हुए देशों के साथ गुट निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। और यदि हम देखें तो आजादी के बाद भारत की कोई इतनी बड़ी आवाज नहीं थी जैसे कि आज है, लेकिन तब भी भारत की इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी ने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा था। अगर हम कोल्ड वॉर के समय को और नजदीक से देखें तो पाएंगे कि हमारा रुझान या झुकाव रूस की तरफ ज्यादा था, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि भारत रूस के साथ कोई अलाइनमेंट या मिलिट्री संगठन बनाने से काफी दूर था। उस समय भी विश्व में दो ही देश ऐसे थे जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने में आगे थे और यूएसए के द्वारा भारत को इक्विपमेंट सप्लाई करने से मना करने के बाद से ही भारत का सोवियत संघ से अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट की जरूरत के लिए ट्रेड करता रहा और भारत को रूस की वीटो की भी काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरत पड़ती रही है, जिसका उदाहरण हमने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में देखा था, जहां रूस के वीटो पावर ने पाकिस्तान द्वारा यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में उठाए गए मुद्दे से भारत को बचाया था। और यही वह दो कारण थे जिन्होंने भारत का झुकाव रूस की ओर रखा था। लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट के खरीद को हम ट्रेड कह सकते हैं, अलाइनमेंट या कॉर्पोरेशन नहीं। अगर हम अपने हितों को प्रथम रखने का उदाहरण देखना चाहें तो हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के केस में यह देख सकते हैं, जहां तुर्की के नाटो मेंबर होने के बावजूद भी S-400 परचेस करने के लिए उस पर अमेरिका द्वारा सैंक्शन लगाया जाता है, तो वही भारत S-400 की परचेस को बिना सैंक्शन के कंप्लीट कर लेता है। और यह दिखाता है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति उसे समय समय पर फायदा पहुंचाती रही है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही इस बात की वकालत करता रहा है कि यह दुनिया बाइपोलर या यूनिपोलर ना होकर मल्टीपोलर हो जाए, जैसा कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में कहा था कि दुनिया को खुश करने की कोशिश करने के बजाय हम कौन हैं के आधार पर दुनिया से जुड़ना बेहतर है। भारत अपनी पहचान और प्राथमिकताओं के बारे में आश्वस्त है और भारत अपने शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट और यूनिक है। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि भारत की पॉलिसी अपनी जनता के हित को लेकर और भी एग्रेसिव आज हो गई है। आज का विश्व कई हद तक फिर से एक बार पोलर शब्द की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, जहां
चीन और अमेरिका फिर से एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर में जाते दिख रहे हैं, तो भारत का चीन के साथ इतनी सारी समस्या होने के बावजूद भी इंडिया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अमेरिका के साथ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बना रहा है। यह बात जरूर सच है कि इंडिया का क्वाड ग्रुप में पार्टनरशिप बढ़ा है, लेकिन क्वाड जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ग्रुप है, वो फ्री इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन हमेशा ओपन और फेयर रहे। लेकिन यह ग्रुपिंग कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है और इसकी पुष्टि हर फोरम पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा की गई है। दोस्तों, भारत बिना किसी अलायंस में आए अमेरिका के साथ काम करता रहा है और अपनी जरूरत के अनुसार वह अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करता रहा है। दोस्तों, हमेशा से ही कुछ ऐसे सिद्धांत रहे हैं जिनके इर्द गिर्द इंडियन फॉरेन पॉलिसी आकार लेती रही है। पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचशील का है, जो कि 5 प्रिंसिपल का समावेश है, जिसका उद्भव चीन और इंडिया के 1954 के ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान देखा गया था, जो कि आगे जाकर इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन का आधार ही बन गया, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला सिद्धांत एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की इज्जत करना। दूसरा म्यूचुअल नॉन अग्रेशन का है। तीसरा एक दूसरे के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप न करने का है। चौथा इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट का है और आखिरी सिद्धांत शांतिपूर्ण ढंग से साथ रहने का है। ये 5 तत्व भारत की फॉरेन पॉलिसी का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, पंचशील के बाद दूसरा सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम का है, जहां भारत का हमेशा से ही यह स्टैंड रहा है कि पूरा विश्व एक फैमिली है और हर समस्या में हमें साथ खड़े रहना है। तीसरा सिद्धांत हर विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने से है, जहां चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल हमास वॉर, भारत हर डिस्प्यूट को शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करने के मंत्र से चलता रहा है। दोस्तों, चौथा सिद्धांत बिना किसी भेदभाव के दूसरे देशों को मदद देना है, जिसका जीता जाता उदाहरण हम कोविड महामारी में देख सकते हैं, जहां पर यूरोप के कई बड़े देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने अफ्रीकी देशों को वैक्सीन देने से मना कर दिया था, तो वहीं पर भारत जैसी इतनी आबादी वाला देश जिसकी खुद की काफी जरूरतें थी, अफ्रीकी देशों में 60 लाख से भी ज्यादा कोविड वैक्सीन के डोसेस की सप्लाई की, जो कि भारत की मानवीय मदद पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, स्वतंत्र विदेश नीति का जहां फायदा होता है तो वहीं नुकसान भी होता है। यह नुकसान किसी देश की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल करने में और भी ज्यादा आता है। आज के समय में जहां भारत हमेशा से अपने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को रशिया के थ्रू पूरा करता आ रहा है, वहीं आज के समय में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन बीते कई दशकों में हमारा झुकाव रशिया की तरफ होने के कारण, रूस यूक्रेन युद्ध में रशिया को क्रिटिसाइज न करने के कारण भारत को अब फ्यूचर में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अमेरिका से मदद मिलना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अभी तक भारत ने किसी तरह अमेरिका से बिना अपने संबंध खराब किए रशिया के साथ ट्रेड किया है और क्वांटम कंप्यूटिंग और फाइटर जेट इंजन जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका का साथ पाने में कामयाब रहा है। लेकिन इजराइल हमास वॉर की वजह से अगर मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ऐसा कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, यंग इंडिया द्वारा लिए गए फैसले आज हमें फायदा पहुंचा रहे हैं और आज एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कही गई वह बात सच होती दिखाई दे रही है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है जब वह इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से मजबूत हो। दोस्तों, भारत दोनों तरीकों से आज के समय में मजबूत होने के रास्ते पर अग्रसर है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसमें एक रोल अदा कर रही है। और जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि वर्ल्ड अब बाइपोलर न होकर मल्टीपोलर हो गया है। दोस्तों, भारत के उद्भव को देखकर यह बात सच भी होता प्रतीत हो रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।